हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, हम आज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की मीनिंग को और उसके टाइप्स को देखा था, जिसमें हम बैकवर्ड चिल्ड्रन और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड डेलिक्वेंट्स की, यानी कि डेलिक्वेंसी की। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम मेधावी या प्रतिभाशाली छात्र भी कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से सभी जो बालक होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कई बालक शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो कई मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, कई बार वो शरीर से एक दूसरे से अलग होते हैं, तो कई बार मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। और ये विशेषताएं संक्षेप में सभी पक्षों में देखने को मिलती हैं। अतः जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं उन्हें अलग वर्ग में रखा जाता है। ऐसे बालकों में एक श्रेणी होती है मेधावी छात्रों की, ठीक है, और एक किनकी होती है? पिछड़े छात्रों की। तो हम बात करने वाले हैं मेधावी छात्रों की। तो प्रतिभावान बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड विशेष प्रकार का ध्यान चाहते हैं, क्योंकि इन बालकों की बुद्धि अधिक होती है। ये बालक सामान्य बालकों से इतने अलग होते हैं कि इनके विशेष प्रकार की शिक्षा, प्रशिक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है। अन्यथा ये दूसरे बालकों के साथ और कक्षा में उचित प्रकार से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कई बार इनकी ओर ध्यान ना देने से ये अनचाही दिशा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। अगर आप बच्चे की तरफ अगर आप उसे पॉजिटिव वे अगर नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? वो गलत रास्ते पर नेगेटिव वे में चला जाता है। ठीक है, तो टर्मन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्मन, प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। जो हमारे मेधावी छात्र या प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं वो। ठीक है, द गिफ्टेड चिल्ड्रन दैट टर्मन स्टडीड वर सुपीरियर इन फिजिकली डेवलपमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। ओके, तो हम इसके बाद देख लेते हैं कि हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना। इनका तो कोई कॉज तो है नहीं गिफ्टेड चिल्ड्रन का, आइडेंटिफाई कैसे करें? आइडेंटिफाई करने का जो फर्स्ट हमारा वे है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों या परीक्षाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ये बुद्धि परीक्षण अध्यापक व्यक्तिगत तौर पर ले सकता है या फिर वो समूह में ले सकता है, यानी कि आप या तो ग्रुप में ले सकते हैं ये जो हमारे टेस्ट है, और या फिर आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अचीवमेंट टेस्ट। बुद्धि परीक्षा यानी कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, उसके अलावा बालकों के जो अचीवमेंट होता है उनसे भी बालकों की प्रतिभावान श्रेणी और पिछड़े श्रेणी को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार की परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का जो ज्ञान होता है वो हमें अच्छी तरह से हो जाता है कि उसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है। उच्च स्तर की उपलब्धि बालकों के प्रतिभावान होने की आशा जागृत करती है, यानी कि अगर आप उच्च उपलब्धि वाले बालक हैं, उच्च स्तर की अगर आपकी उपलब्धि है तो आप प्रतिभावान हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड क्या है? यानी अभिरुचि परीक्षाएं। अभिरुचि से विद्यार्थियों की भविष्य की सफलता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अभिरुचियां किसी एक विशेष योग्यता से संबंधित होती हैं। बुद्धि परीक्षाओं की तरह तरह की अभिरुचियां होती हैं। इन परीक्षणों के लिए भी जो अध्यापक होता है उसको ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके अलावा हमें कई बार इन्फॉर्मेशन मिलती है किससे? टीचर्स से, पेरेंट्स से एंड फ्रेंड्स से। उससे भी हम क्या करते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस को। एंड लास्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू डिहान एंड कफ। डिहान एंड कफ मनोवैज्ञानिक्स थे, तो इन्होंने कहा डिहान और कफ के ने प्रतिभावान बालकों के गुणों के लिए एक पूरी सूची, एक पूरी लिस्ट बनाकर रखी। ठीक है, इनके अनुसार ऐसे बालक सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं। कौन? प्रतिभावान बालक। और ये स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने और संबंधों की पहचान करने में श्रेष्ठ होते हैं। सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं, बिना रटकर समझने में विश्वास करते हैं। शब्द ज्ञान का बहुत विस्तृत होता है इनका शब्द ज्ञान। जो कठिन कार्य होते हैं वो आसानी से कर लेते हैं, और ये सब बातें इनमें क्या होती हैं? ये सभी इनमें गुण पाए जाते हैं। अब हम इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 110 से भी अधिक होती है ना। वहीं अगर हम पिछड़े बालक की अगर बात करें तो वह 70 से कम होती है। ये बालक किसी घटना का निरीक्षण बारीकी के साथ करते हैं, बहुत ही बारीकी से देखते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है, और तभी उस चीज़ को जल्दी से कैच करके करना सीख जाते हैं।
इनके सीखने की गति तीव्र एवं शुद्ध होती है तथा स्मरण शक्ति जो होती है वो उच्च स्तर की होती है। यह प्रश्न का उत्तर शीघ्रता से देते हैं, विषय का गहन अध्ययन करते हैं, इनका शब्दकोश विस्तृत होता है, ये अपनों से बड़ों से दोस्ती करने में झिझक महसूस नहीं करते हैं और इनमें बहुत तरह की रुचि होती है, इंटरेस्ट। ये बालक अपनी कमियों को पहचानते हैं तथा दूसरों के सुझाव से आसानी से मान भी लेते हैं। इन बालकों का जो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास अन्य बालकों की अपेक्षा उच्च कोटि का होता है। इनका सामान्य ज्ञान जो होता है, जनरल नॉलेज, वो भी उच्च स्तर की होती है। ये अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। ये बालक हास्य एवं खेलों में सामान्य बालकों से तीव्र होते हैं और इनका जो एटीट्यूड होता है वो साइंटिफिक होता है, यानी कि लॉजिकल, अपना जो एटीट्यूड है लॉजिकल एटीट्यूड रखते हैं ये तो बात हुई गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में। लास्ट हमारा बचता है डेलिक्वेंस, है ना, डेलिक्वेंट्स कह सकते हैं जिसको। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी टॉपिक है जिसके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्या है डेलिक्वेंस। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी है क्या? जो बाल अपराध है, डेलिक्वेंसी को हिंदी में बाल अपराध बोलते हैं। बाल अपराध का शाब्दिक अर्थ होता है सामान्य रास्ते से भटक जाना या गिर जाना, टू डाइवर्ट और फॉल अवे फ्रॉम द नॉर्मल पाथ। जो हम नॉर्मल यानी कि जो सही रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ से या तो भटक जाओ और या फिर उससे अलग हो जाओ। हीली, एक जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है, यानी कि समाज ने जो मापदंड बनाए हैं उससे अगर आप अलग हो जाते हैं तो बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराधी की आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं होती है, इसे निर्धारित करना बहुत कठिन होता है, लेकिन इस श्रेणी में अल्पवयस्क अपराधी शामिल होते हैं। इन्हें किशोर अपराधी भी कहते हैं। इनके कार्यों में चोरी करना, जुआ खेलना, जेब काटना, संपत्ति को नुकसान करना, ये सब आता है। बाल अपराध के खतरे का सामना प्रत्येक समाज को करना पड़ता है, हर समाज में होते हैं। समानुसार अगर कोई भी एक स्टेप ना लिया जाए तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाती है और इसके जो परिणाम हैं उनसे बचा नहीं जा सकता, यानी कि जो रिजल्ट है उनसे बचा नहीं जा सकता है। फिर तो कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब क्यों एक बच्चा डेलिक्वेंट बनता है या बाल अपराधी बनता है, उसको देखते हैं। फर्स्ट है इसका हेरिडिटी कॉजेज़, ठीक है। हेरिडिटी कॉजेज़ क्या हैं? तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसके वंशानुक्रम संबंधी जितने भी अध्ययन होते हैं उनको जो किया जा चुका है उनके आधार पर बताते हैं। एक डगडेल जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, डगडेल ने कहा है, ड्यूक परिवार का एक अध्ययन किया उन्होंने, इस तथ्य की पुष्टि करते हैं इससे कि बहुत से अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि अकेले वंशानुक्रम का बाल अपराध पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। जो बाल अपराध है वो केवल और केवल हेरिडिटी से नहीं आता है। ये लोग मानते हैं कि जो बाल अपराध है वातावरण का भी उसमें उतना ही हाथ है, यानी कि जो हमारा बाल अपराध है वो हेरिडिटी से होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये उसका ज़रूरी नहीं है सिर्फ हेरिडिटी से होता है, उसके साथ और भी इन्वायरमेंट होते हैं जो कि इसका सहायक होते हैं। तो सेकंड हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की लाइफ में, वो है इन्वायरमेंटल कॉजेज़। इन्वायरमेंट मतलब हमारा सराउंडिंग, चारों तरफ हमारे क्या क्या है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है होम, स्कूल एंड सोसाइटी। इन तीनों का क्या हम पर प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो अगर हम घर की बात करें, सर्वप्रथम बालक घर के वातावरण में ही पलता है और वहीं सब कुछ सीखता है, हम जानते हैं ये सब कुछ, अतः उसका जो प्रभाव है वो बालक के विकास पर ही स्वाभाविक है। कई बार घर का वातावरण ठीक ना होने के कारण बालक गलत दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं। घर के वातावरण को दूषित कौन कौन करता है? वो दूषित करते हैं घरेलू लड़ाई झगड़े जो हो जाते हैं, परिवार की जो निर्धनता होती है ना। अब परिवार में अगर पैसे की कमी है तो वो, और इसके अलावा माता पिता का अनैतिक होना, यानी कि अगर वो अच्छे मोरल वैल्यूज़ अगर उनके नहीं हैं तो, सौतेले माता पिता अगर होंगे तो, और इसके साथ ही घर में बच्चों के साथ जो माता पिता का जो पक्षपातपूर्ण जो रवैया रहता है ना, यानी कि जो पार्शियलिटी करते हैं बच्चों के बीच में, वो माता पिता जब बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, माता पिता में से किसी एक की या तो मृत्यु हो जाए और या फिर वो दोनों अलग हो जाएं, बालकों की आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाना, परिवार में अधिक बच्चे होना, परिवार में बच्चों का स्थान यानी कि कितने बच्चे हैं, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं?
होम में आती हैं, यानी कि ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या बनते हैं, बाल अपराधी बनते हैं। कैसे बनते हैं ये भी देखेंगे आगे। स्कूल का वातावरण, अब स्कूल का वातावरण किस तरह से, घर या परिवार से निकलकर बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। अब स्कूल का वातावरण इस मतलब कई प्रकार से बालकों को आदर्श लगता है। स्कूल का अध्यापक उसे गुणों से भरपूर लगता है, वह उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। स्कूल में सीखी गई बातों जो बातें होती हैं उनका दैनिक लाइफ में अपना यूज़ करना चाहता है, उसका इमिटेट करने का उसका पूरा प्रयत्न करता है वो। लेकिन स्कूल में कई बार अगर उसके साथ कुछ अगर गलत हो जाता है और वहाँ पर अगर शिक्षक उसका साथ ना दे या उसके सहपाठी उसका साथ ना दें, उसका मजाक बनाए, तो उससे क्या होता है, उसमें हीन भावना आती है और उसमें डेलिक्वेंसी यानी कि उसमें बाल अपराधी जो होती हैं उनमें वो उसके अंदर भावनाएं आने लगती हैं। धीरे धीरे करके उसकी छोटी छोटी हरकतें एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो इसमें क्या ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी है कि जो टीचर है उसको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर सोसाइटी, तो सोसाइटी किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है। सोसाइटी की अगर बात करें तो हमारा ये जो कुछ भी है वो सारा का सारा सोसाइटी में ही है। सोसाइटी में जो भी हो रहा है, बच्चा जो देख रहा है सोसाइटी में, बच्चा वही सीख रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा है कि घर में पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, तो कई बार गलत संगत में आकर बच्चा क्या बन जाता है, डेलिक्वेंसी का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो है साइकोलॉजिकल कॉजेज़। अब साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में क्या आएगा, बाल अपराध के जो मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं इनमें जो हमारा सबसे ज़्यादा वो है हमारा मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि अगर आपका दिमाग कम है, अगर मानसिक मंदता है तो भी हमारा मतलब बच्चा जो है वो बाल अपराधी बन सकता है। ग्रंथियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स, इसके अलावा इमोशनल अनस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें किसमें ज़रूरी होती हैं, अब बच्चे को डेलिक्वेंट की तरफ ले जाने में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब हाथ बहुत ही ज़्यादा उसका मतलब इस ओर धकेलती हैं बाल अपराधी, जिससे कि वो बने। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हैं तो अब इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये सब चीज़ें हमने देख ली कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका मीनिंग क्या है, और तो हम ये रोकें किस तरह से, ये भी तो ज़रूरी है। तो रोकथाम आप कैसे करके करेंगे, परिवार के वातावरण में आप सुधार कीजिए, रिफॉर्म इन होम इन्वायरमेंट, रिफॉर्म इन स्कूल इन्वायरमेंट, रिफॉर्म इन सोशल इन्वायरमेंट, है ना। ये सब चीज़ें अगर हम कर सकते हैं तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो भी गलत चीज़ें हैं, या तो वो परिवार में अगर हैं तो परिवार के लोग जब देखते हैं तो उसको या तो सही राह दिखाएंगे, और अदरवाइज़ उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी ही नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे लिए बच्चे का पूरा साथ देना है। लेकिन होता क्या है, जहाँ भी अगर बच्चा गलती करता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक अलग ही संज्ञा दे देते हैं, जिससे वो खुद को अलग समझने लगता है दूसरों से, और अपनी बात ना तो वो किसी से शेयर करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि ये हमारी मजाक बनाएंगे, और ना ही वो उस चीज़ से उभर पाता है अकेले, क्योंकि उसकी अभी इतनी एज नहीं है कि वो उस चीज़ से अकेले उभर पाए। तो ये था हमारा चैप्टर, हमने इसको पार्ट 2 में डिस्कस किया है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आपके सामने आ चुका है और सेकंड पार्ट ये है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को पहले जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने हमारे बैकवर्ड चिल्ड्रन और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के बारे में डीपली पढ़ा है, और ये हमारा लास्ट है। तो इसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके, और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।